नमस्कार दोस्तों। देखिए, पीजी के आपके पाठ्यक्रम में एक पेपर है भारतीय साहित्य। इसमें भारतीय साहित्य के बारे में विभिन्न भाषाओं में रचित रचनाओं के बारे में, उनके बीच के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में आप पढ़ेंगे और साथ साथ हिंदी में अनुदित अन्य भाषाओं की रचनाओं का परिचय भी आप प्राप्त करेंगे। तो आज हम भारतीय साहित्य की कक्षा यहाँ शुरू करेंगे और मैं आपको हिंदी में अनुदित कुछ कविताओं का परिचय देना चाहूंगी। तो कक्षा की शुरुआत में आज हम एक उड़िया कविता से परिचय प्राप्त करेंगे, जिसके रचयिता है सीताकांत महापात्र, जो उड़िया के बहुत ही प्रमुख प्रसिद्ध रचनाकार है। कविता का शीर्षक है एक भिखारी छोकरे की मौत। रचयिता है सीताकांत महापात्र। तो इसका देखिए, ये सीताकांत महापात्र के बारे में हम सबसे पहले परिचय प्राप्त करेंगे। सीताकांत महापात्र का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1937। वे उड़िया के साहित्यकार है। 1993 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था और 2003 में सरकार की सर्वोच्च उपाधि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे उपाधियां हैं, उनमें 2003 में उन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई थी और 2010 में उनके साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि भी मिली थी। तो इस तरह वे बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक रचनाकार है। उनकी रचनाओं में हम देखते हैं यथार्थ और अनुभूति का मिश्रण है। जैसे कि हिंदी में हम प्रेमचंद के बारे में कहते हैं कि उनका जो यथार्थ चित्रण है वो अनुभूति से मिश्रण है, यानी कि उनके अपने जीवन अनुभव का प्रत्यक्ष चित्रण वे अपने रचनाओं में करते हैं। सीताकांत महापात्र भी ऐसी ही एक रचनाकार है। इसलिए कहते हैं उनकी रचनाओं का, कविताओं का सांस्कृतिक धरातल उनके अनुभव की उपज है। सब्दर आकाश, समुद्र, वर्षा की सुबह, अनेक शरद आदि उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो बहुत ही संक्षिप्त रूप से मैंने सीताकांत महापात्र का परिचय आपके सामने रखा। आगे हम कविता की ओर जाएंगे, एक भिखारी छोकरे की मौत। देखिए, ये भिखारी लोग जो है, जिनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, लेकिन हम देखते जरूर है अपने दैनिक जीवन। रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में और ये जो मेले उत्सव के जगहों पर बहुत सारे भिखारियों को और भिखारी बालकों को भी हम देखते हैं। लेकिन हम देखकर भी अनदेखे बन के आगे चले जाते हैं। कभी कभी एक दो सिक्का उनके जो डिब्बे में हम डाल देते जरूर, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी मानसिक व्यथा के बारे में हम कभी सोचते नहीं है। क्योंकि हमारी दुनिया के लिए, हमारे जीवन में, हमारे लिए वे अनदेखे हैं। कोई कोई उन्हें अपशकुन मानते हैं, कोई कोई फटकारते हैं, दूर हटाते हैं उनको। लेकिन उन ऐसे समय में उनके मन में क्या गुजर रहा होगा, इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। और कई जगहों पर या कई देशों में भीख मांगना कानूनन खिलाफ है, तो इसलिए वहां भीख मांगना बंद कर दिया गया है। एक तरह से अच्छा है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं एक भीख मांगना एक बिजनेस बन गया है, व्यापार बन गया है। छोटे छोटे बच्चों को कहीं और से, किसी अन्य नगरों से हड़प कर वे लेकर आते हैं कई गुंडा लोग, और इन बच्चों से वे भीख मंगवाते हैं। प्यार का एक कोमल स्पर्श भी उन्हें कभी मिलता नहीं है।
और उनकी कठपुतली बनकर, ऐसे गुंडों की कठपुतली बनकर वे भीख मांगते रहते हैं, और जो भी कमाई उन्हें शाम को मिलती है उसे वे यही गुंडे हड़प लेते हैं, तो शायद इन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। तो इस तरह जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजरने वाले वर्ग है भिखारी लोग। उनकी वेदना जानने की कोशिश कभी किसी ने नहीं की। तो कभी यहाँ हमारे सामने एक ऐसे ही भिखारी छोकरे का चित्र प्रस्तुत कर रहा है जिनके जीवन में सुख नामक या सुख या शांति नामक कोई चीज है ही नहीं थी, और आखिर जब मौत हो गई तो किस तरह प्रकृति उन्हें सहला रही है, प्रकृति उनके साथ दया दिखा रही है। तो ये जो चित्र हम सबके मन को हठात आकर्षित करने वाली भी है और हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं, क्या हम भी इस व्यवस्था के भागीदार हैं, इसलिए क्या हम भी इसके गुनहगार नहीं है क्या ऐसी व्यवस्था के। जैसे कि जीने के लिए सबको समान अधिकार चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं, क्या समान अधिकार हमारे समाज में मिलता है? नहीं। तो ऐसे ये जो हमारे जीवन से अनदेखे जो तस्वीरें जो है, इन अनदेखी तस्वीरों में एक है ये भिखारी छोकरे की मौत का जो चित्र कवि यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए कविता की ओर जाएंगे। सुबह वो नहीं था, सुबह वो नहीं था, उसकी देह नन्ही चिड़िया सी इत्मीनान से पड़ी थी पब्लिक पार्क के नरम घास पर। सुबह वो नहीं था, उसकी देह नन्ही चिड़िया सी इत्मीनान से पड़ी थी पब्लिक पार्क के नरम घास पर। जीते समय इतना कोमल स्पर्श उसे कभी किसी से नहीं मिला था। जीते समय इतना कोमल स्पर्श उसे कभी किसी से नहीं मिला था। रात भर ठेर तारे उसे ताकते रहे थे, बुझती लो की हताशा और ग्लानि को बूझने के लिए, सुनने के लिए। ठेर तारे उसे ताकते रहे थे रात भर, बुझती लो की हताशा और ग्लानि को बूझने के लिए, सुनने के लिए। कम से कम एक बार सिरारो अभिमानिया शब्द। मगर वो चुप था, वो मगर चुप था, आकाश के करोड़ों दीपों को बुझती आंखों से ताकते। बोलने की ताकत नहीं थी, बोलने की ताकत नहीं थी, इच्छा भी नहीं। बोलने की ताकत नहीं थी, इच्छा भी नहीं। इतनी बड़ी पृथ्वी के खिलाफ उसका इतना सा अभियोग भी न था। बोलने की ताकत नहीं थी, इच्छा भी नहीं। इतनी बड़ी पृथ्वी के खिलाफ उसका इतना सा अभियोग भी न था। चांद की कोमल किरण बचपन से गुम गई उसकी मां की तरह उसे सहला रही थी। चांद की कोमल किरण बचपन से गुम गई उसकी मां की तरह जब उसे सहला रही थी, और करीब ही शून्य खोपड़ियों से लुढ़कते 2 और 5 के सिक्कों से चमचमाते सितारे उसके गिफ्ट के डिब्बे में गिर रहे थे। करीब ही शून्य खोपड़ियों से लुढ़कते 2 और 5 के सिक्कों से चमचमाते सितारे उसके गिफ्ट के डिब्बे में गिर रहे थे। बचपन की तरह सहलाए जाने में, बचपन की तरह सहलाए जाने में हवा की लोरी सुनते चंदा मामा दूर के। हवा की लोरी सुनते चंदा मामा दूर के, सुनते सुनते अदेखी अजानी नींद उसे खेल रही थी। सुबह वो नहीं था, सुबह नहीं था। यहीं पर कविता समाप्त होती है। सुबह वो नहीं था। एक भिखारी छोकरे की मौत का, सिर्फ मौत का चित्र है, उसकी जिंदगी का नहीं।
क्योंकि उसकी जिंदगी का चित्र हमें मालूम ही नहीं। जब वो मर जाता है उसे देखने के लिए भी कोई नहीं आता। तो इसलिए वो जिस तरह मौत के जिस तरह उसकी मौत हुई है उसका चित्र भी यहाँ हमें मिलता है। देखिए, अब हम कविता की ओर जाएंगे, कविता के भाव की ओर जाएंगे। एक बार फिर से शुरुआत की पंक्तियां देखें। सुबह वो नहीं था, उसकी देह नन्ही चिड़िया से इत्मीनान से पड़ी थी पब्लिक पार्क की नरम घास पर। तो सुबह वो कल तक जो भीख मांगने वाला, गली गली में भीख मांगने वाला एक भिखारी लड़का था, आज सुबह वो नहीं है, उसकी मौत हो गई है। तो उसकी देह कहाँ पड़ा है? उसकी देह पब्लिक पार्क की नरम घास पर पड़ा है। वहां सोते सोते उसकी मौत हो गई है। एक नन्ही चिड़िया से उसकी मौत हो गई है। किसी को कोई खबर नहीं और खबर लेने वाला भी कोई नहीं। जीते समय इतना कोमल स्पर्श उसे कभी किसी से नहीं मिला था। आज अब वो निश्चिंत होकर सो रही है, उठाने वाला कोई नहीं। अगर वो जिंदा होता तो सुबह सुबह वो उठता, क्योंकि उसे ज्यादा देर सोने की इजाजत भी नहीं है, क्योंकि उसे भीख मांगना है सुबह उठकर। लेकिन वो मर गई है, वो अपनी नींद सो रही है। कहाँ पर? पब्लिक पार्क की घास पर, उस नरम घास पर। शायद पहली बार उसे एक कोमल स्पर्श मिल रहा है काफी देर से। जीते जी इतना कोमल स्पर्श उसे कभी किसी से नहीं मिला था। न तो उसकी माँ है, न बाप है, न कोई रिश्तेदार है। तो इसलिए उसे कोमल स्पर्श देने के लिए, प्यार भरा स्पर्श देने के लिए, प्यार से उसे छूने के लिए कोई नहीं है। अब वो प्रकृति के उस नरम घास का स्पर्श ले रहा है। तो जीते जी उसे इतना कोमल स्पर्श कभी किसी से नहीं मिला था। इसका तात्पर्य यही है, क्योंकि जिंदगी भर उसे प्यार से छूने वाला कोई नहीं था, प्यार से सहला देने वाला कोई नहीं था उसकी जिंदगी में। तो इसमें छोटे छोटे प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, आप बताइए, कविता में किसका वर्णन किया गया है? कविता में एक भिखारी छोकरे की मौत का वर्णन, या भिखारी छोकरे का वर्णन है। भिखारी छोकरे की मौत का वर्णन किया गया है। उसका शरीर कहाँ पड़ा था? पब्लिक पार्क की नरम घास पर पड़ा था, और वो भी कैसे? नन्ही चिड़िया सी इत्मीनान से पड़ी थी। इत्मीनान माने क्या है? निश्चिंत होकर पड़ी थी। अब उसे किसी की चिंता नहीं। दिन भर भीख मांगकर अपनी भूख मिटाने की चिंता नहीं। अब उसे भूख नहीं, अब वो चैन की नींद सो रही है। कोई यातना नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई व्यथा नहीं। तो वो इत्मीनान से निश्चिंत होकर पड़ी थी। वो कहां पर? पब्लिक पार्क की नरम घास पर। आगे कवि कहते हैं, जीते समय इतना कोमल स्पर्श उसे कभी किसी से नहीं मिला। इसका मतलब क्या है? यानी कि जिंदगी में उसे प्यार देने वाला कोई नहीं। जब उसे वेदना होती है, यातना होती है, पीड़ा होती है, तो उसे सहलाने वाला कोई हाथ उसकी जिंदगी में नहीं था। यानी कि वो अनाथ था, बेसहारा था। तो उसे कोमल स्पर्श देने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज प्रकृति माँ उसे अपने गोदी में सुला रही है। वो निश्चिंत होकर पड़ी है प्रकृति माँ की गोद में, उस पब्लिक पार्क की नरम घास पर। आगे देखिए, रात भर ढेर तारे उसे ताकते रहे थे। बुझती लौ की हताशा और ग्लानि को बूझने के लिए, सुनने के लिए कम से कम एक बार सिरारो अभिमानी आशा। उसे देखने वाला और कोई नहीं था, कोई सहजीवी उसके पास नहीं था उसकी वेदना को जानने के लिए, बांटने के लिए कोई नहीं था। जब वो हताश होकर थके मांदे वहां सो रहा था, तो उसकी बुझती लौ माने
वो फ्लेम जो धम, लो माने फ्लेम, वो फ्लेम थमने वाली है, अभी बंद होने वाली है। तो उस बंद होने वाली उसके जीवन का अंतिम क्षण आ गया है, तो उसकी जिंदगी की उस अंतिम घड़ी में तारे उसे देख रहे हैं, उसके शरीर से जीवन चला जा रहा है। उस बुझती लो से आप उनकी हताशा और ग्लानि भरी जिंदगी के बारे में पूछने के लिए, यानी कि अंदाजा लगाने के लिए और उसकी कहानी सुनने के लिए उसे देखते रहे आकाश के तारे। यानी कि जब वो मर रहा था, साक्षी आकाश के तारे ही थे। नीचे वो सो रहा था, ऊपर तारे और चांद थे, तो वे ही उसे देख रहे थे, उसके हताशा और ग्लानि भरी जिंदगी के बारे में पूछने के लिए। कम से कम एक बार सिरारो अभिमानिया शब्द, अंतिम बार उसके मुंह से वो अभिमानिया शब्द सुनने के लिए। वो अभिमानी था, अपनी पीड़ा के बारे में किसी से उन्होंने कहा नहीं। हाँ, वो भीख मांगता था, दूसरों के आगे हाथ फैलाता था जरूर, लेकिन कभी यहाँ कहते हैं उनके अभिमानिया शब्द, यानी कि वो अभिमानी था, इसलिए किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन तारे उसे देखते रहे थे, उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहा था प्रकृति ने। तो इसलिए हम पूछते हैं, रात भर ढेर तारे उसे ताकते रहे, क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी के बारे में, हताशा भरी उसकी जिंदगी के बारे में जानने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए वे ताकते रहे। वो मगर चुप था, उसने कुछ नहीं कहा। आकाश के करोड़ों दीपों को बुझती आंखों से ताकते रहे थे। वे देख रहे थे आकाश के तारों को, हर दिन वे देखते हैं। जब थका मांदा, भीख मांगकर थका मांदा वो वापस आते हैं, उनका कोई घर नहीं, इसी तरह सड़क में या पब्लिक पार्क में वे सो जाते हैं, तो वे अक्सर देखते हैं रात को तारे। लेकिन वो चुप था, क्योंकि वो उसे बोलने की शक्ति उसमें नहीं थी, बोलने की ताकत उसमें नहीं थी। अगर ताकत होती भी, उसके मन में इच्छा नहीं थी। क्या बताना है किसी को? किसी से, किसी के की ओर से दया की दृष्टि उसे आज तक नहीं मिली, तो इसलिए अपनी जिंदगी के बारे में किसी से कहने की ताकत भी नहीं, और तो और उसके मन में उसकी इच्छा भी नहीं। बेकार में अपनी करुण कहानी कहने से क्या फायदा? और इतनी बड़ी पृथ्वी के खिलाफ उसका इतना सा भी अभियोग भी न था। अभियोग माने कॉन्स्पिरेसी। अपनी जिंदगी को इस तरह बनाने वाले पृथ्वी के खिलाफ उसका अभियोग भी न था, क्योंकि वो बेसहारा था। ऐसे व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने की शक्ति उसमें नहीं थी, वो बेसहारा था। इसलिए वो चुपचाप तारों को निहारते वहीं पर लेटा रहा। वो चुप क्यों था? क्योंकि उसमें या एक और उसमें ताकत नहीं थी कुछ बोलने की, और दूसरी ओर उसके मन में इच्छा नहीं, क्योंकि वो जानता था ऐसे समाज में, ऐसे सामाजिक व्यवस्था में, जहां अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत ही बड़ी है, वहां अपने दर्द के बारे में किसी से कहने से कुछ होने वाला नहीं है। कोई उसके प्रति दया दिखाने वाला नहीं है, जिसे कि मनुष्यता मर चुकी है। कोई भी उसके सहायता करने वाला नहीं है, जिंदगी भर उसने किसी को नहीं देखा, तो इसलिए वो चुप था। इसलिए पृथ्वी के खिलाफ अभियोग करने की ताकत भी उसमें नहीं थी। अब आगे देखिए, तारों के बाद चांद की बारी। कवि कहते हैं, चांद की कोमल किरण बचपन से गुम गई उसकी मां की तरह जब उसे सहला रही थी, तो यहीं पर हमें पता चलता है बचपन से उसकी मां गुम हो गई। तो ऐसा ही होता है ये भिखारी बच्चों की कहानी। उसके माँ बाप कहीं चले जाते हैं और ये गुम हो जाते हैं, और ये अपनी भीख मंगे की जिंदगी आगे लेके जाता है। तो ऐसा ही होता है।
फिर भी उसके मन में शायद माँ की याद है, तो बचपन में गुम गई माँ उसे जिस तरह सहला रही थी, उसी तरह या सहलाया करती थी, जिस तरह उसकी माँ उसे सहलाया करती थी, उसी तरह चांद की किरण उसे सहला रही थी। यानी कि वो पब्लिक पार्क की नरम घास पर जब सो रहा था या लेट रहा था, तो चांद के जो शीतल किरण या चांद की किरणों की शीतलता का अनुभव उसे हो रहा था। तो उसी शीतलता में वो सो रहा था। तो चांद की कोमल किरण बचपन से गुम गई उसकी माँ की तरह जब उसे सहला रही थी। और फिर क्या है, करीब ही शून्य खोपड़ियों से लुढ़कते 2 और 5 के सिक्कों से चमचमाते तारे, सिक्कों के समान चमचमाते तारे। सिक्का कैसे है, उसके गिफ्ट के डिब्बे में कुछ सिक्के पड़े। कैसे मिला था, करीब ही शून्य खोपड़ियों से लुढ़कते। शून्य खोपड़ी माने जब हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, ऐसे। यानी कि जैसे ही हम सड़क से गुजरते हैं, तो हम इसी तरह गली गली में भिखारी बच्चों को देखते हैं या भिखारियों को देखते हैं। तो कभी हम ऐसे ही गुजर कर चले जाते हैं, जैसे कि हम चलते जाते हैं तो हमारे मन में कई विचार होते हैं। तो कभी हम इसने अनदेखा करके चले जाते हैं, कभी हम अनजाने ही अपने जेब से पैसे लेकर इनके डिब्बे में डालते हैं। न हम इनको देखते हैं, इनके मुंह की पीड़ा समझ पाते हैं, न हम इनको पहचानते हैं। इनको देखे बिना ही हम अपने जेब से पैसे लेके इनके डिब्बे में डाल देते हैं। तो देखिए, यही शून्य खोपड़ियों से लुढ़कने वाले सिक्के जैसे कवि का अर्थ है। तो ऐसे कुछ सिक्के उनके गिफ्ट के डिब्बे में है। तो उस डिब्बे में वे जो सिक्के जो है 2 और 5 के, वे तारों के समान चमक रहे थे। तो चांद की कोमल किरण उसके शरीर को सहला रहे थे। उसे कल खाना खाने के लिए 2 और 5 के कुछ सिक्के उसके गिफ्ट के डिब्बे में थे, जो तारों की तरह चमचमा रहे थे, क्योंकि उसके लिए वो बहुत ही मूल्यवान थे। तारों की तरह चमचमाने वाले वो सिक्के जो है, उनके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, क्योंकि उन्हीं सिक्कों से वे कल अपना भूख मिटा सकता है। तो वे इस तरह गिफ्ट के डिब्बे में ये सिक्के चमचमा रहे थे। देखिए, प्रश्न ही है कि प्रकृति उस भिखारी छोकरे के अंतिम क्षणों में उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही थी। सिर्फ प्रकृति ही उसके साथ प्यार का व्यवहार कर रही थी। कैसे? पहले हमने देखा, तारे जो है उसकी जिंदगी के बारे में पूछने के लिए, उसकी जिंदगी के हताशा के बारे में पूछने के लिए उसे निहारते रहे, और चांद की कोमल किरण उसकी माँ की तरह उसे सहला रही थी। यानी कि प्रकृति माँ की गोद में वो पड़ा था, उसे चांद की किरण माँ की तरह सहला रही थी। तो ये इसी तरह प्यार भरा एक व्यवहार प्रकृति की ओर से उसे मिला। चांद की कोमल किरणों की तुलना किससे की गई? उसकी माँ माँ से की गई है, या माँ के प्यार से की गई है। आगे देखें, बचपन की तरह सहलाए जाने में हवा की लोरी सुनते चंदा मामा दूर के, सुनते सुनते अदेखी अजानी नींद उसे घेर रही थी। तो इस तरह चांद की कोमल किरण उसे सहला रहा था। उस सुकून में माँ की तरह प्यार मिलने की सुकून में वो ऐसे ही लेता रहा, और हवा लोरी सुना रही थी। माँ की तरह माँ लोरी सुनाती है, उसी तरह हवा लोरी सुना रही, यानी कि हवा बह रही थी उस समय। यानी कि वो जो मौसम जो है बहुत ही सुहावना था, रात का मौसम। तो बचपन की तरह इस तरह सहलाए जाने के सुख में हवा की लोरी सुनते सुनते एक और वो प्रकृति माँ की गोद में लेटा रहा,
चांद की किरण उसे सहला रही थी, तो उसी सुकून में हवा की लोरी सुनते सुनते, वो लोरी क्या है? चंदा मामा दूर के प्रसिद्ध लोरी है। माँ अक्सर सुनाया करती है अपने बच्चों को चंदा मामा को दिखा के। तो वो लोरी सुनते सुनते वो अपनी अंतिम नींद की ओर वो जा रहा था। यानी कि अपनी अदेखी अजानी नींद उसे घेर रही थी, यानी कि उसकी मौत उसे घेर रही थी। जिंदगी भर सहजीवियों से उसे कभी प्यार नहीं मिला था, कभी किसी ने प्यार भरी दृष्टि से उसे नहीं देखा था। लेकिन मौत के समय प्रकृति उसके साथ है, उसे सहला रही है। मौत के समय उसकी वेदना को दूर करने के लिए उसे सहला रही है। लोरी गाकर उसे सुला रही है हवा। तो वो लोरी सुनते सुनते वो अपनी अंतिम नींद ले रहा है। सुबह वो नहीं था। इस तरह सुबह वो भिखारी छोकरा नहीं था, उसकी मौत हो गई। सुबह नहीं था तो वो सुबह वो जिंदा नहीं था। कल तक तो यही भिखारी छोकरा गली गली में भीख मांग कर जा रहा था। लेकिन जब भिखारी छोकरे की मौत होती है कोई जानता नहीं है, क्योंकि अनेकों भिखारियां हैं हमारे देश में। इनमें कितनों की मौत हो जाती है, कितनों की हत्या हो जाती है, कितने खुदकुशी करते हैं, कितनों का उत्पीड़न हो रहा है, किसको पता? पूछने वाला तो कोई नहीं है। तो इसलिए कवि कहते हैं सुबह वो नहीं था। बस कोई अखबार में या किसी भी अखबार में ऐसा कोई खबर आने वाला नहीं है, क्योंकि इनके कोई न्यूज वैल्यू नहीं है। इनके बारे में खबरें छपवा के क्या किसी को क्या मिलना है? बस कवि की इस कविता में, सीता का महापात्र की इस कविता में ही वो भिखारी लड़का रह गया है, उसका चित्र रह गया है। तो इसलिए हमारे दिल को दहलाने वाला चित्रण यहाँ हमें मिलता है, एक भिखारी छोकरे की दयनीय मौत। तो इसे इस तरह कवि ने उसके अंतिम क्षणों का वर्णन किया है। हम इसके भावार्थ की ओर एक बार फिर से जाएंगे। देखिए, एक भिखारी छोकरे की मौत। कविता में कवि समाज के उपेक्षित पात्र एक भिखारी की मौत का मार्मिक वर्णन करता है। हमारे समाज में भिखारी एक ऐसा वर्ग है जिन्हें जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ती है। उनकी ओर कभी भी किसी की दया दृष्टि नहीं पड़ती। ऐसे ही एक भिखारी छोकरे की मौत का चित्र प्रस्तुत कविता में दर्शाया है। सुबह वो नहीं था। पब्लिक पार्क की नरम घास पर उसकी देह नन्ही चिड़िया के समान निश्चिंत पड़ी थी। शायद जीते समय उसे इतना कोमल स्पर्श किसी से नहीं मिला हो। सबकी तरफ से उपेक्षित वो अब निश्चिंत होकर सो रहा है अपनी अंतिम नींद। रात भर ढेर सारे तारे उसे ताकते रहे थे। जब उसके शरीर से जीवन चली जा रही थी, उस बुझती लौ से हताशा और ग्लानि भरी उसकी जीवन यात्रा के बारे में पूछने के लिए तारे उसे ताकते रहे, पर उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, न ही इच्छा। अपनी बुझती निगाहों से वो उन तारों को देखकर लेटा रहा। अपने ऊपर तरस न खाने वाली दुनिया के प्रति कोई अभियोग चलाने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। चांद की कोमल किरण उसे सहला रही थी, जैसे बचपन में गुम हो गई उसकी माँ उसे सहला रही हो। उसके गिल्ट के डिब्बे में उस दिन की उसकी कमाई 2 और 5 के सिक्के थे जो तारों की तरह चमचमाते रहे। हवा लोरी गा रही थी। इस तरह दुनिया वालों से उपेक्षित वो भिखारी बालक प्रकृति को साक्षी मानकर एक अदेखी
दुनिया की ओर सफर करने लगे। सुबह वो इस दुनिया में नहीं था। तो यहीं पर आकर कविता समाप्त हो जाती है। आप कविता को दोबारा पढ़िएगा और फिर से इस भावार्थ को देखिएगा। धन्यवाद।